नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम समाजीकरण का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अर्थ, परिभाषा, प्रकार, सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण, इस क्लास के अंत में हम कुछ प्रश्नों को लेंगे जिनके द्वारा आप खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। तो पहले बात करते हैं इसके अर्थ की। तो समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है। किनके सीखने की प्रक्रिया है? समाज के मूल्यों और मापदंडों को सीखने की, ग्रहण करने की प्रक्रिया है। बच्चा जब जन्म लेता है वह कोरे कागज के समान होता है, वह मात्र जैविक प्राणी होता है। तो जैविक प्राणी से वो किस प्रकार से समाज का एक सक्रिय सदस्य बनता है, एक सामाजिक प्राणी बनता है, इस प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। गिडेंस इसे 100 के विकास से संबंधित मानते हैं। कुछ एग्जाम्पल मिले हैं इतिहास के अंदर, जैसे कि 1920 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के अंदर 2 लड़कियां मिली थी भेड़िए की गुफा में, कमला और अमला। तो वो बिल्कुल भेड़िए की तरह व्यवहार कर रहे थे क्योंकि उनका समाजीकरण नहीं हुआ था। इसी प्रकार से अन्ना है, ईसाबिले है, कोस्पर होसर है, और कई बार हम इसको मोगली नाम दे देते हैं। तो मोगली की कहानियां सुने होंगे कि किस प्रकार वो पशुओं की तरह रहता है और पशुओं की तरह ही व्यवहार करता है, क्योंकि उसका समाजीकरण नहीं हुआ है, वह समाज में नहीं रहा होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल दिया है, सूत्र दिया है लुंडबर्ग ने। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति और समाज दोनों की जब अंतः क्रिया होती है तो सामाजिक व्यवहार सीखता है, और सामाजिक व्यवहार से ही समाजीकरण का निर्माण होता है। आगे हम बात करें इनकी प्रमुख परिभाषाओं की, तो यहां हम कुल 4 परिभाषाएं ले रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। नंबर 1, जॉनसन क्या कहते हैं कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाता है तो उसे हम समाजीकरण कहते हैं। तो इसमें कीवर्ड्स हो जाएगा सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाना। दूसरी परिभाषा है पार्सन्स की। पार्सन्स क्या कहते हैं कि व्यक्ति द्वारा सामाजिक मूल्यों को सीखने और उन्हें आंतरिकृत करने की प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं। तो आंतरिकृत करना किसको? सामाजिक मूल्यों को। ये किसने कहा? पार्सन्स ने कहा। तो पार्सन्स को अगर याद रखना है तो आपको आंतरिकृत शब्द है वो याद करना पड़ेगा। तीसरी परिभाषा है गिलीन की। गिलीन क्या कहते हैं कि समाजीकरण से हमारा तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक व्यक्ति समूह में क्रियाशील सदस्य बनता है, समूह की कार्यविधियों में समन्वय स्थापित करता है। तो गिलीन की परिभाषा अगर आपको याद करनी है तो एक शब्द आपको ये याद करना पड़ेगा, क्रियाशील सदस्य बनना। तो समाज का क्रियाशील व्यक्ति कैसे बनता है? समाजीकरण की प्रक्रिया से बनता है। ये किसने कहा है? ये गिलीन एवं गिलीन ने कहा है। चौथी अपनी परिभाषा है न्यूमेयर की। न्यूमेयर कहते हैं कि एक जैविक प्राणी से एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित होने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण कहते हैं। तो एक जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया, ये परिभाषा किसने दी? ये न्यूमेयर ने दी। तो ये 4 महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अब हम इसके चरणों की बात करें कि समाजीकरण की प्रक्रिया है वो कई चरणों से होकर गुजरती है, जो जन्म से शुरू होती है और मृत्यु पर्यंत यानी आजीवन चलती रहती है। तो अलग अलग समाजशास्त्रियों ने इसके अलग अलग चरण बताए हैं। हम पहले चर्चा कर लेते हैं पार्सन्स और जॉनसन के वर्गीकरण की। तो पहले पार्सन्स ने समाजीकरण के 4 चरण बताए थे, और कुछ जगह जॉनसन के भी 4 चरण होते हैं। तो पार्सन्स और जॉनसन ने दोनों ने 4 चरण बताए। इसका कारण ये है कि जॉनसन ने अपना समाजीकरण का सिद्धांत था या चरण थे वो पार्सन्स से ही लिए थे। पहले पार्सन्स ने बताया और उसको जॉनसन ने ज्यों का त्यों ले लिया। तो कई बार प्रश्न आ जाता है कि जॉनसन का जो विभाजन है वो किस से लिया गया है? तो पार्सन्स ने लिया है। तो पार्सन्स ने इसके कुल 4 चरण बताए हैं। मौखिक अवस्था, जिसमें बच्चा है वो बोल नहीं पाता है, केवल रोककर अपनी अभिव्यक्ति करता है। दूसरा है गुद्दा अवस्था, इसे सोच अवस्था भी कहते हैं। तो इसमें धीरे धीरे वो सोच संबंधी नियमों को सीखता है कि कब जागना है, कब उठना है, कब सोच करना है। तीसरी अवस्था है मातृत्व अवस्था, इसे फ्रायड ने ओडिपस कहा है। क्या कहा है? ओडिपस कहा है। यानी जो एक पुत्र होता है, लड़का होता है, उसका झुकाव अपनी माता की तरफ हो जाता है, उसका आकर्षण है वो उसकी तरफ हो जाता है, धीरे धीरे वो उनसे सीखता है। तो इसको ओडिपस अवस्था कहा गया। और फिर बाद में आती है किशोरावस्था, जो कि 13 से लेकर 18 वर्ष, जिसे हम टीन एज कहते हैं। तो इसे कई बार संघर्ष का दौर भी कहा जाता है। इसी प्रकार से फ्रायड ने कुल 5 चरण बताए हैं। कितने चरण बताए हैं? 5। वही है लगभग ओरल यानी मौखिक, नंबर 2 अनल यानी सोच, लैंगिंग जो कि जिस प्रकार से ओडिपस की जो बात करते हैं, अप्रकट धीरे धीरे अपनी भावनाओं को
स्वाभाविक रूप से प्रकट करना शुरू कर देता है और बाद में आती है किशोर अवस्था। तो ये कुल 5 चरण बताए हैं। पियाजे ने अपने समाजीकरण के सिद्धांत को उसको कहा है संज्ञात्मक सिद्धांत। संज्ञा यानी ज्ञान होना, वस्तुओं का ज्ञान किस प्रकार होता है। तो कई जगह यहाँ 4 चरण बताए गए हैं, कई जगह 6 चरण बताए गए हैं। तो मुख्य रूप से 4 चरण इनके हैं। तो इसके अंदर 2 चरण आते हैं और इसके अंदर भी 2 चरण आते हैं। तो इस जगह कई बार 6 चरण भी इसके बताए जाते हैं। पहली अवस्था है संवेदनात्मक अवस्था। तो इसमें बच्चा धीरे धीरे संवेदनाएं प्रकट करना शुरू कर देता है। जब हम बच्चे के सामने मुस्कुराते हैं तो बच्चा भी सामने मुस्कुराता है। जब हम उसके सामने पलक झपकाते हैं तो वो भी सामने से पलक झपकाता है, यानी संवेदनाएं उसमें उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था या सक्रियात्मक अवस्था भी इसको बोलते हैं। ये भी 2 भागों में है। पहली अवस्था है ये 2 वर्ष तक चलती है, ये 2 से 4 वर्ष और फिर 4 से 7 वर्ष, ये 2 चरणों में चलती है। इसमें बच्चा है वो मूर्त उसको ज्ञान नहीं होता है, लेकिन कुछ कुछ उसको ज्ञान हो जाता है। जैसे कि वो कुत्तों की पहचान कर लेता है, लेकिन वो काले कुत्ते को, छोटे कुत्ते को इसमें पहचान नहीं कर पाता है और धीरे धीरे बाद में ये पहचान करना शुरू कर देता है इसकी दूसरी अवस्था में। जब इसकी तीसरी अवस्था आती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से 11 वर्ष तक चलती है। इसमें वो उनको मूर्त रूप से सीख जाता है कि कुत्ता क्या है, बिल्ली क्या है, काले रंग का है, व्हाइट कलर का है, किस कलर का है। और बाद में औपचारिक सक्रियात्मक यानी किशोर अवस्था प्रारंभ हो जाती है। तो कुल ये 4 चरण है वो पियाजे ने बताए हैं। समाजीकरण के अभिकरण कौन कौन से हैं? अभिकरणों की बात करें तो समस्त प्रकार के अभिकरणों को पार्सन्स ने 2 भागों में विभाजित किया है। पार्सन्स ने कितने प्रकार के अभिकरण बताए? साधन जिनके द्वारा समाजीकरण होता है। नंबर 1 प्राथमिक समाजीकरण, जो आसपास या बच्चे में प्रारंभिक तौर पे समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है, वो कहाँ से होती है? परिवार से होती है। इसके अलावा क्रीड़ा समूह से यानी मित्र मंडली से होती है, पड़ोस से होती है, नातेदारी समूह से होती है, विवाह से होती है। तो इन सबको प्राथमिक समाजीकरण कहा है और परिवार का सबसे अधिक रोल होता है समाजीकरण में। इसलिए कुल्ले ने परिवार को कहा है मानव व्यक्तित्व के विकास की नर्सरी, यानी पौध है ये परिवार है जो मानव व्यक्तित्व विकसित करने की। ये किसने कहा? कुल्ले ने कहा है। इसमें पिता है वो साधनात्मक भूमिका निभाता है और माता है वो भावनात्मक नेतृत्व प्रदान करती है। तो ये प्राथमिक अभिकरण है। नंबर 2 द्वितीयक समाजीकरण या द्वितीयक संस्थाएं, तो जिनमें शिक्षण संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं या और प्रकार की संस्थाएं हैं, राज्य है, कानून है। इसमें मुख्य रूप से जैसे हम उदाहरण लेते हैं क्रेच का। क्रेच क्या होता है? शिशु पालना गृह। तो विकसित देशों के अंदर क्या होता है कि माता पिता दोनों ही वर्किंग होते हैं, तो वो बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, तो वो क्रेच में अपने बच्चों को छोड़ देते हैं। तो पालन पोषण का काम कौन करने लग जाता है? क्रेच करना लग जाता है। ये अवधारणा भी पार्सन्स ने दी है। तो ये सब द्वितीयक समाजीकरण के साधन हैं। इनको अलग अलग तरीकों से विभाजित किया, जैसा कि मेटा स्पेंसर प्राथमिक समाजीकरण को क्या कहते हैं? प्रारंभिक समाजीकरण। और द्वितीयक समाजीकरण को क्या कहते हैं? उत्तर समाजीकरण। ये 2 प्रकार बताए हैं और ब्रूम और सेजनिक ने भी 2 प्रकार बताए हैं। नंबर 1 दमनात्मक और एक सहभागी समाजीकरण। तो सहभागी होता है तो जो प्राथमिक समाजीकरण होता है जिसमें किसी प्रकार का बच्चे का दमन नहीं किया जाता है, बच्चा अपने आप समाजीकरण करता है, अपना समाज के रीति रिवाजों को सीखता है। दमनात्मक होता है राज्य से संबंधित, कानून से संबंधित, उसको जानबूझकर या जबरदस्ती तरीके से उसका समाजीकरण किया जाता है। तो ये प्रमुख अभिकरण थे। इनकी विशेषताओं की बात करें तो विशेषताओं से कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण है इसके प्रमुख सिद्धांत कौन से हैं। तो पहले हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो परिभाषाओं को देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। नंबर 1 सीखने की प्रक्रिया है समाजीकरण। नंबर 2 आजन्म प्रक्रिया यानी आजीवन चलती है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। हाँ, बचपन में सबसे अधिक चलती है, तेज गति से चलती है। संस्कृति को आत्मसात करने की प्रक्रिया है, यह समय और स्थान सापेक्ष होती है। यह समाज का प्रकार्यात्मक या क्रियाशील सदस्य बनने की प्रक्रिया है। यह सांस्कृतिक स्थानांतरण की प्रक्रिया है। अब हम बात करें इनके सिद्धांतों की तो पहला सिद्धांत आता है C.H. कुल्ले का। C.H. कुल्ले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया उसको हम कहते हैं आत्म दर्पण दर्शन
सिद्धांत, लुकिंग सेल्फ ग्लास, अपने आप को देखना। ये अवधारणा इन्होंने विलियम थेकरे से ली थी, उनकी पुस्तक थी द वैनिटी फेयर। इससे इन्होंने ये शब्द जो लुकिंग सेल्फ ग्लास है वो शब्द इन्होंने उधार लिया था और इसके आधार पे अपना समाजीकरण का सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया। तो इसमें कुल्ले ने कुल 3 प्रकार के चरण हैं वो समाजीकरण के बताए हैं। वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रश्न आ सकता है कि समाजीकरण के सिद्धांत में कुल्ले ने कितने चरण बताए? 3 चरण। तो पहला चरण है जिसमें व्यक्ति यह सोचता है। थोड़ा सा इनके सिद्धांतों को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो उम्मीद है आप आसानी से इनको समझ जाएंगे। पहली अवस्था है कि व्यक्ति यह सोचता है कि दूसरे उसके बारे में क्या सोचते हैं। पहली अवस्था में व्यक्ति यह सोचता है कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरी अवस्था में क्या होता है? अन्य के निर्णय के आधार पे, अन्य के निर्णय के आधार पर व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है। पहले यह सोचता है कि अन्य व्यक्ति उसके बारे में क्या सोचता है, उनके निर्णय के आधार पे व्यक्ति अपने बारे में कोई ना कोई डिसीजन लेता है। और तीसरी चरण में वो डिसीजन बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति अपने बारे में सोचता है कि मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, अच्छा व्यक्ति हूं या बुरा व्यक्ति हूं। तो व्यक्तियों के संपर्क से क्या होता है? स्व का विकास होता है। और C.H. कुल्ले ने कहा था कि स्व और समाज है वो क्या है? जुड़वा है। तो और इस स्व के विकास से ही समाजीकरण की दिशा तय होती है। और एक कथन यहाँ पे और आता है, वो कहते हैं कि व्यक्ति समाज का ही प्रतिबिंब है। इसी प्रकार की कुछ बात इमाइल दुर्खिम द्वारा कही गई है। तो ये कुल्ले का सिद्धांत है। तो इसके ये 3 चरण हैं वो महत्वपूर्ण हैं कि पहले अन्य लोग सोचना कि अन्य लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। दूसरा, खुद अपना मूल्यांकन करना कि मैं लोग सोचते हैं वैसा हूं या नहीं हूं। और फिर अपनी छवि विकसित करना अपने आप में कि मैं अच्छा हूं या बुरा हूं। दूसरा सिद्धांत है मीड का। मीड के सिद्धांत को कहते हैं भूमिका ग्रहण का सिद्धांत। तो इसे मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैं और मुझे का सिद्धांत भी कहा जाता है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी पुस्तक में इन्होंने यह सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। तो इसमें 3-4 शब्दावली है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। नंबर 1, मैं क्या है? मैं से मुझे बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है। मीड के अनुसार मैं से मुझे बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है। तो मैं क्या है? तो मैं है व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार। व्यक्ति द्वारा दूसरों के प्रति किए गए व्यवहार को मैं कहते हैं। मैं दूसरों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करता हूं वो क्या है? मैं है। और मुझे क्या है कि व्यक्ति द्वारा किए गए व्यवहार का दूसरों की प्रतिक्रिया। मैं कोई व्यवहार करता हूं तो वो मैं हूं, और मेरे व्यवहार में कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वो मुझे है। एक शब्द इन्होंने लिया है यहां, सामान्यकृत अन्य। व्यक्ति की स्वयं के बारे में वह धारणा जो दूसरे लोग उसके बारे में रखते हैं। सामान्यकृत क्या है? व्यक्ति की स्वयं के बारे में ऐसी धारणा जिसमें बहुत सारे लोग, समाज उसके बारे में धारणा रखते हैं। यानी मैं किस प्रकार का व्यक्ति हूं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सामान्यकृत अन्य है। इसे हम समाज भी कह सकते हैं। तो ये मुझे का प्रतिनिधित्व करता है। तो सामान्यकृत अन्य है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? मुझे का प्रतिनिधित्व करता है। हम सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। हम कल्पना करते हैं कि लोग हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं। बुरा सोचते तो हम अपने आप को बुरा मानने लग जाते हैं, अच्छा सोचते हैं तो हम अपने आप को अच्छा मानने लग जाते हैं। तो ये मुझे का प्रतिनिधित्व करता है सामान्यकृत अन्य, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। और दूसरा है विशिष्टीकृत अन्य या महत्वपूर्ण अन्य, जिनका व्यक्ति पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, तो उसे मैं कहते हैं या विशिष्टीकृत अन्य कहते हैं या महत्वपूर्ण अन्य कहते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं समाज जो अपने बारे में कुछ सोचता है तो उसको कहते हैं सामान्यकृत अन्य। तो इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हम बहुत विशिष्ट मानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं और उनकी स्वीकृति हमारे लिए महत्वपूर्ण होती है, तो उसको कहते हैं विशिष्टीकृत अन्य या महत्वपूर्ण अन्य। जैसे हमारे परिवार के सदस्य होते हैं तो उनको हम महत्वपूर्ण मानते हैं। हमारे कॉलेज के, स्कूल के या ऑफिस के जो सदस्य होते हैं हम उनको ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, तो वो सारे किस में आ जाएंगे? वो आ जाएंगे सामान्यकृत अन्य में।
और जो हमारे परिवार के या जो हमारे नजदीकी लोग हैं वो आ जाएंगे विशिष्टीकृत अन्य या महत्वपूर्ण अन्य में। तो मैं और मुझे की अंत्य क्रिया से ही आत्म का विकास होता है, सौ का विकास होता है, और इसी से समाजीकरण की प्रक्रिया है वो चलती रहती है। यानी मैं से मुझे बनने की प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाता है। आगे है फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो फ्रायड ने समाजीकरण का जो सिद्धांत दिया उसे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। तो फ्रायड क्या मानते हैं? फ्रायड मानते हैं कि मनुष्य के समस्त व्यवहारों के पीछे काम प्रवृत्तियां, क्या काम प्रवृत्तियां या यौन संबंधी क्रियाएं होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण होती है व्यक्ति के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक। इसको बोलते हैं लिबिडो। इसको क्या बोलते हैं? फ्रायड है वो लिबिडो कहते हैं। तो लिबिडो सबसे महत्वपूर्ण है, काम प्रवृत्तियां सबसे महत्वपूर्ण है। 100 की जो सिद्धांत मीड और कुल्लेन ने दिया था उसको नकारते हैं और कहा कि मनुष्य का अधिकांश कार्य क्या होता है? अचेतन रूप से होता है। ये शब्द महत्वपूर्ण है, अचेतन। अचेतन रूप से होता है, 100 के विकास से नहीं होता है। 100 का विकास तो होता है वो चेतन रूप से किसी चीज को ग्रहण करेगा, लेकिन फ्रायड कहते हैं कि अचेतन रूप से होता है तो 100 तो बहुत बड़ी बात हो जाती है और सामान्य तौर पे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो इन्होंने मस्तिष्क के 3 भाग बताए हैं, चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। चेतन मन, अचेतन और अवचेतन। और इन्होंने अपने समाजीकरण के सिद्धांत को 3 भागों में विभाजित किया है, ईड, अहम और प्राहम। ईड, अहम और प्राहम। इसे ईड, ईगो और सुपर ईगो के नाम से हम कह सकते हैं। ईड, ईगो और सुपर ईगो। ईड क्या होता है? ईड हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है, हमारी पार्श्विक इच्छाएं होती है, हमारे स्वार्थों का योग होता है और ये नैतिकता नहीं जानता है। ईड हमारा मन है। ईड क्या है? हमारा मन है। ईड, इगोर। तो ईड में हम कुछ भी सोच सकते हैं। जैसे आप मिठाई की दुकान से जा रहे हो तो आपको मिठाई खाने का मन हो गया, तो ये क्या है? ईड है। कोई सुंदर युवक या युवती जा रही है, आपका उससे शादी करने का मन हो गया, तो वो क्या है? ईड है। वो कुछ भी नहीं जानता है। वो क्या होता है? उसमें नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं होती है, चाहे वो रिलेशन में कोई भी हो। दूसरा है ईगो। ईगो है, इसको हम मुख्य रूप से बुद्धि के तौर पे कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बुद्धि कह सकते हैं। तो ये चेतन और तार्किक पक्ष है, ये मन का चेतन और तार्किक पक्ष है और ये तर्क करता है कि क्या जो ईड ने सोचा, मन ने सोचा, क्या ये सही है या गलत है, सही है या गलत है। मिठाई की दुकान से गुजरे, मिठाई खाने का मन हुआ, तो ये ईगो है, उसको कहता है कि नहीं, इस प्रकार से मिठाई हम नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि सुपर ईगो हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। सुपर ईगो से तात्पर्य है, प्राअहम से तात्पर्य है सामाजिक मूल्यों एवं आदर्श। सामाजिक मूल्य और आदर्श का प्रतिनिधित्व करता है। अब क्या होता है? चोरी करना पाप है, चोरी करके कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकता, पराई स्त्री को बहन के समान समझना चाहिए, इस प्रकार की बातें कौन करता है? सुपर ईगो कहता है। यानी सामाजिक जो हमारे मूल्य हैं वो इजाजत नहीं देते कि किसी भी महिला के साथ शादी कर ली जाए या किसी भी पुरुष के साथ शादी कर ली जाए या कहीं से भी चोरी करके अपना पेट भर लिया जाए। तो क्या होता है? ईड कहता है चोरी करके पेट भरना है, मिठाई खानी है, सुपर ईगो इसकी इजाजत नहीं देता है। फिर क्या करता है? ईगो तर्क करता है कि ईड की बात सही है या सुपर ईगो की बात है सही है, और अगर ईगो का झुकाव सुपर ईगो की तरफ है तो समाजीकरण की प्रक्रिया बिल्कुल सही चलती है। लेकिन अगर ईगो कहता है कि भाड़ में जाए दुनियादारी, मुझे तो अपने ईड की सुननी है, मुझे तो अपने मन की सुननी है, तो उस वजह से समाजीकरण है वो सही तरीके से नहीं चल पाता है और व्यक्तित्व विघटन है वो प्रारंभ हो जाता है। जेम्स ने अनुकरण सिद्धांत दिया था, यानी व्यक्ति है वो अनुकरण के द्वारा सीखता है, और दुर्खिम ने सामूहिक प्रतिनिधित्व सिद्धांत दिया था, यानी जो सामाजिक परंपराएं रीति रिवाज है वो महत्वपूर्ण है। एक रह गया था बात, जे.एच. फैक्टर ने समाजीकरण के 3 तरीके बताए। नंबर 1 नकल करके सीखना, नंबर 2 सुझाव से सीखना,
और नंबर 3 प्रतियोगिता से प्रतिस्पर्धा से सीखना। तो ये कुल 3 फिक्टर ने ढंग बताए हैं समाजीकरण के, जिनसे बच्चा है वो समाज के रीति रिवाजों का अनुकरण या सीखता है। तो नकल से इसको अनुकरण भी कह सकते हैं, सुझाव से, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा से। तो फ्रायड का नियम हो गया है। अब हम बात करते हैं इनकी कुछ प्रमुख अवधारणाओं से। समाजीकरण की कुछ प्रमुख अवधारणाएं हैं और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे कि वयस्क समाजीकरण। तो हम 4 प्रकार के समाजीकरण के चरणों की बात कर चुके हैं। पहली मौखिक अवस्था, दूसरी सोच अवस्था, तीसरा ओडिपस अवस्था, चौथी किशोर अवस्था। उसके बाद में आती है वयस्क अवस्था। वयस्क समाजीकरण कहते हैं 18 वर्ष से बाद की उम्र। फिर उसके बाद में प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आती है। तो ये 7 अवस्थाएं हैं। एक है विसमाजीकरण। विसमाजीकरण का मतलब होता है कि पहले से जो हमने सीखा है, यानी जो हमारा समाजीकरण हुआ है, तो उसको भुलाना। कई बार क्या होता है कि अपराधी व्यक्ति को सही मार्ग पे लाने के लिए उसने जो कुछ सीखा है उसको भुला दिया जाता है कि तू, तेरी हिस्ट्री है वो भूल जा, तूने क्या सीखा है, अपराध करना सीखा है, लोगों के साथ मारपीट करनी सीखी है, गाली गलौज करना सीखा है, तो उसको भुलाना। या कई बार दूसरे देश में जाते हैं तब क्या है, हम अपनी संस्कृति को धीरे धीरे भूलने लगते हैं, तो उसको कहते हैं विसमाजीकरण। फिर होता है पुनर्समाजीकरण। पुनर्समाजीकरण यानी एक बार उनको भुलाने के बाद में दोबारा से उनका समाजीकरण करना, जैसे कि मुख्य रूप से अपराधियों को सुधारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उनका समाजीकरण होता है वो नकारात्मक होता है, फिर उनको भुलाया जाता है, और जब भूल जाते हैं तब उनका नेत सिरे से समाजीकरण करते हैं, उसको बोलते हैं पुनर्समाजीकरण। नकारात्मक समाजीकरण यानी बुरी चीजों को सीखना। स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी, वाहिट की पुस्तक है, इसमें इन्होंने बताया था। और एक होता है प्रत्यक्ष या पूर्वाभासी समाजीकरण, तो ये मर्टन ने दिया था। यह संदर्भ समूह से संबंधित है, यानी हम किसी समूह के सदस्य बनना चाहते हैं लेकिन सदस्य नहीं होते हैं, तो हम पहले से ही उसके जैसे व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, तो इसको हम अग्रिम समाजीकरण भी कह सकते हैं। तो ये सापेक्षिक वंचना से संबंधित है, ये संदर्भ समूह से संबंधित अवधारणा है। एक परिभाषा रह गई थी, ग्रीन ने क्या कहा, समाजीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक तत्वों को आत्म विकास एवं व्यक्तित्व के साथ प्राप्त करता है। तो ये ग्रीन की परिभाषा है कि जिसमें बालक है वो सांस्कृतिक तत्वों को आत्म विकास और व्यक्तित्व के साथ प्राप्त करता है। 2-3 पुस्तकें हैं। जॉनसन की पुस्तक है सोशियोलॉजी ए सिस्टेमेटिक इंट्रोडक्शन, दूसरी पुस्तक है टालकट पार्सन्स की फैमिली स्ट्रक्चर एंड सोशलाइजेशन 1960 में, और एक पुस्तक है इनकी सोशल सिस्टम 1952 में। तो ये प्रमुख पुस्तकें हैं। अब हम बात कर लेते हैं इनके महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो इनके आंसर मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, इनके आंसर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप इनको प्राप्त कर सकते हैं और खुद अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। इनके पहले आंसर की बना लीजिए, फिर उस आंसर की से मिलान करना और फिर पता करना कि आपका स्कोर क्या आ रहा है। आपका स्कोर अगर 80+ आ रहा है तो यानी आपने वीडियो को ढंग से सुना है, अगर कम आ रहा है तो आपको दोबारा इसको देखने की आवश्यकता है। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने कहा कि वह शिक्षण जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका संपन्न करने के योग्य बनाता है। प्रश्न नंबर 2, शायद आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जूम करके आप इनको देख सकते हैं, या फिर वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाकर भी आप इनको देख सकते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात करता है, व्यक्तित्व के साथ प्राप्त करता है, यानी ग्रीन ने अभी दी थी। सामाजिक मूल्यों को सीखने और आंतरिक करने की प्रक्रिया समाजीकरण है, किसने कहा। प्रश्न नंबर 4, समाजीकरण की विशेषता नहीं है। प्रश्न नंबर 5, सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों को भुला देना क्या कहलाता है। प्रश्न नंबर 6, जैविक प्राणी से सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया समाजीकरण है, किसने कहा। 7, जॉनसन ने समाजीकरण के कितने चरण बताए। 8, समाजीकरण की अवस्था जिसमें माता साधक नेता की भूमिका में होती है। प्रश्न नंबर 9, समाजीकरण के प्राथमिक अभिकरण में शामिल नहीं है। प्रश्न नंबर 10, समाजीकरण को सामूहिक प्रतिनिधित्व के रूप में किसने प्रस्तुत किया। प्रश्न नंबर 11, सामान्यीकृत अन्य किसी व्यक्ति की स्वयं के प्रति वह धारणाएं जिसे दूसरे लोग उसके संबंध में क्या सोचते हैं, ये किसने कहा, ये शब्द किसका है। किसने कहा कि एक बच्चा जन्म के समय उस पत्थर के समान होता है जो जन्म के समय सामाजिक तालाब में फेंक दिया गया हो। प्रश्न नंबर 13, आभासी समाजीकरण का अर्थ क्या है। प्रश्न नंबर 14, संदर्भ समूह
संबंधित है? किससे संबंधित है? कुल्ले ने आत्मदर्पण की अवधारणा किससे ग्रहण की? प्रश्न नंबर 16। मनुष्य की असामाजिकृत एवं पाश्विक प्रवृत्तियों को फ्रायड ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 17। ह्यूमन नेचर एवं सोशल ऑर्डर पुस्तक के रचनाकार कौन है? प्रश्न नंबर 18। समाजीकरण में परिवार के महत्व को देखते हुए इसे मानव व्यक्तित्वों की नर्सरी किसने कहा? प्रश्न नंबर 19। बच्चों द्वारा समाज द्वारा अस्वीकृत व्यवहार को सीख लेना क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 20। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स क्या है? सामान्यकृत अन्य की अवधारणा किसने दी? प्रश्न नंबर 22। समाजीकरण का द्वितीयक विकरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 23। सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 24। फ्रायड ने काम प्रवृत्तियों को क्या कहा है? 25। कुल्ले ने आत्मदर्पण के सिद्धांत में 100 के विकास के कितने चरण बताए हैं? प्रश्न नंबर 26। निम्न में से समाजीकरण की विशेषता नहीं है? प्रश्न नंबर 27। पियाजे ने समाजीकरण के कितने चरण बताए? प्रश्न नंबर 28। सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक के रचनाकार कौन से हैं? तो ये कुल 28 प्रश्न हैं। इनके आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।